संगीत। फिल्म की शुरुआत 1897 से होती है, जब भारतीय सैनिकों पर अंग्रेजी सरकार का राज चलता था। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान की सीमा पर गोलिस्तान किला है, जहां ब्रिटिश भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट तैनात है। फिल्म का नायक है इसर सिंह, जो रेजिमेंट का हवलदार है। एक दोपहर इसर और उसके साथी सैनिक सीमा पर गश्त लगा रहे होते हैं। कभी उन्हें सीमा के उस पार से एक औरत की चीख सुनाई देती है। अफगान कबीलों के कुछ लोग एक शादीशुदा औरत को मारने वाले होते हैं, क्योंकि वह अपने पति को स्वीकार नहीं कर रही है, जिसे उसके परिवार ने उसकी मर्जी के बिना चुना था। उनका नेतृत्व एक स्वघोषित पैगंबर सैदुल्लाह कर रहा है, जो गरीब औरत को मारने की जिम्मेदारी लेता है। ईशर बीच में पड़ना चाहता है, लेकिन एक बड़े ब्रिटिश अधिकारी लॉरेंस उसे वहीं रुकने का आदेश देता है, क्योंकि ये हंगामा सीमा के दूसरी तरफ हो रहा है, जहां उनके कानून काम नहीं करते। औरत के सिर कलम होने में बस कुछ ही सेकंड बाकी होते हैं, जब उसके कथित पति को गोली मारकर मार दिया जाता है। ईशर ने उसे बचाने के लिए अपने वरिष्ठ के सीधे आदेशों की अवहेलना की है। वह दूसरी तरफ भागता है और हर उस शख्स को मारता जाता है जो उसे रोकने आगे बढ़ता है। अफगान औरत को भाग जाने के लिए कहा जाता है, और जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। आखिरकार मर्द ईशर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसकी पगड़ी उतारकर उसका अपमान करने की कोशिश करते हैं। उसके साथी सिख उसकी देखा देखी करते हैं और दुश्मनों पर हमला कर देते हैं जब बात उनकी पगड़ी के सम्मान की आती है। आखिरकार अफगान हार जाते हैं और सईदुल्लाह को भगा दिया जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट लॉरेंस भारतीय सैनिकों की हिम्मत से बहुत गुस्से में है। वह ब्रिटिश न होने वाले किसी को भी बहुत ज्यादा नस्लभेदी समझता है और सोचता है कि सभी भारतीय डरपोक होते हैं। वह अपने कमांडिंग ऑफिसर को ईशर की अवज्ञा के बारे में एक कड़ी रिपोर्ट लिखता है। अगले दृश्य में ईशर और उसका दोस्त गुलाबो किले के बाहर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक कोई गुलाबो के कंधे पर गोली मार देता है। गुस्साई अफगान फौज ने किले पर हमला कर दिया है, क्योंकि ईशर ने कल जो किया था। भारतीय फौज लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। ईशर किले से नीचे उतरकर दुश्मन के इलाके में चला जाता है। सिर्फ वह एक विस्फोटक का इस्तेमाल करके उन पर हमला करता है, जब उन्हें इसकी सबसे कम उम्मीद होती है, क्योंकि उसकी चालाक रणनीति की वजह से दुश्मन को पीछे हटना पड़ता है। कमांडिंग ऑफिसर उसकी बहादुरी की तारीफ करता है, लेकिन आदेश न मानने के लिए उसे छोड़ नहीं सकता। इसीलिए उसे पास के किले सारागढ़ी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सारागढ़ी किले में कोई भी काम नहीं करना चाहता, क्योंकि यह दो बड़े किलों के बीच स्थित है और मुख्य रूप से उनके बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल होता है। सारागढ़ी में बहुत कम एक्शन होता है, इसीलिए इसे सिर्फ 21 सैनिकों के साथ मैन किया जाता है, जिसमें इसर को भी उसकी नई पोस्टिंग से पहले वहां तैनात किया जाता है। लॉरेंस ईश्वर को बुलाता है और उसे ब्रिटिश सरकार का गुलाम कहकर अपमानित करता है। ईश्वर को माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। उसकी कायरता का दोष भारतीय भूमि पर मढ़ दिया जाता है। फिर भी वह और डांट से बचने के लिए जवाब देने से परहेज करता है। अगले दिन ईश्वर नए किले के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में अफगान औरत जिसे उसने बचाया था उसके पास आती है। वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन ईशर को एहसास होता है कि वह उसे उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दे रही है। वह उससे एक मीठी मिठाई लेता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। किले पर पहुंचने पर कॉर्पोरल लाओ और उसके सहायक गुरमक सिंह उसका स्वागत करते हैं। ईशर गुरमक की जवानी देखकर हैरान है, क्योंकि वह सिर्फ 19 साल का है, लेकिन फोर्ट में किसी से भी ज्यादा अंग्रेजी जानता है। चूंकि ईशर उम्मीद से जल्दी पहुंच गया, वह बाकी टुकड़ी को 2 मुर्गों की लड़ाई देखते हुए पाता है, जिसमें कोई भी यूनिफॉर्म में नहीं है या सैनिक के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। ईशर को देखकर वे लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसे प्रभावित नहीं कर पाते। वह टुकड़ी को पूरे सिख समुदाय के लिए एक शर्म की बात बताते हुए डांटता है। सजा के तौर पर उन्हें एक दूसरे से कुश्ती करने का हुक्म दिया जाता है और मुर्गों के देखते रहने तक रुकने की मनाही होती है। एक सिपाही पूछता है कि मुर्गा कैसे बोलेगा, और इस बेवकूफ़ाना सवाल के लिए उसे किले के चारों ओर दौड़ने की सज़ा मिलती है। इसके बाद ईशर लाल को सज़ा की निगरानी करने की जिम्मेदारी देता है। सिपाही पूरे दिन कुश्ती करते रहते हैं,
जबकि एक किले के चारों ओर दौड़ता ही रहता है। कुछ घंटे बाद ईशर उन्हें मजाक करते और गाते हुए पाता है। जब पूछा गया कि उन्होंने रोक क्यों दिया, तो लाल ने दावा किया कि मिर्गों ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। वे एक ऐसी आवाज कर रहे थे जो कुक जैसी लगती थी, इसलिए टुकड़ी ने सोचा कि वे ब्रिटिश मुर्गे हैं जिन्हें पकाया जाना चाहता है, और उन्होंने जानवरों की बात मान ली। ईशर हंसी दबाता है और लाओ को उसके कर्तव्य को ठीक से न निभाने के लिए सजा देता है। उसे अगले हफ्ते भूखा रहने की सजा सुनाता है। उसके साथी सैनिक उसके साथ खड़े होते हैं, यह कहते हुए कि वे भी लाल के साथ सजा का सामना करेंगे क्योंकि वह उनका साथी है। ईशर सहमत हो जाता है और अगले 2 दिनों तक समूह को अनुशासन में रखता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि सभी 20 सैनिकों के घर पर परिवार है जो जल्द ही उन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। एक आदमी के पिता ने अपने पूरे जीवन एक ही जूते पहने हैं, इसलिए वह उनके लिए एक जोड़ी जूते तोहफे के तौर पर तैयार कर रहा है। एक और आदमी है जो खुद एक पिता है, जिसकी पत्नी ने अभी उसे अपनी महीने भर की बेटी के हाथ के निशान वाला खत भेजा है। इसी तरह ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सामाजिक वर्ग की वजह से दबाए गए हैं, और वो भी जो अपनी माँ को बहुत याद करते हैं। 2 पूरे दिन कुछ न खाने के बाद सैनिक शिकायत करने लगते हैं। ईशर को उन पर तरस आता है और वह उन्हें सजा जल्दी खत्म करने की इजाजत दे देता है। हालांकि चंदा नाम का एक सैनिक जवाब देता है, कहता है कि उन्हें ईशर की दया की जरूरत नहीं, उसे ईशर पसंद नहीं, और वह सोचता है कि ईशर अंग्रेजों का नौकर है। वो बावर्ची, जिसका नाम दाद है, बताता है कि ईशर ने भी पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, और सैनिकों से कहता है कि वो अपने हिसाब से तय करें कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब वो ईशर से पूछते हैं कि उसने उनकी गलती के लिए खुद को सजा क्यों दी, तो वो जवाब देता है कि वो कैसे खा सकता है जब उसके साथी भूखे हैं। उसकी इस बात से वो उनके दिल जीत लेता है और वो सब मिलकर खाना खाते हैं। इसी बीच सईदुल्लाह, वो अफगानी आदमी जो पहले औरत को मारना चाहता था, 3 अफगान कबीलों के नेताओं के साथ एक मीटिंग का इंतजाम करता है। अब तक वे अंग्रेज सरकार के खिलाफ अकेले ही लड़ रहे थे, लेकिन अगर वे टीम बनाकर लड़ाई जारी रखेंगे तो जीतने की उनकी संभावना कहीं ज्यादा होगी। जनजाति के नेता इस बात से सहमत हो जाते हैं और हमला करने की योजना बनाने लगते हैं। उनकी योजना एक ही दिन में 3 किलों पर कब्जा करने की है, जिसकी शुरुआत वे ईशर के किले से करेंगे, क्योंकि उस पर कब्जा करना सबसे आसान है। सईदुल्लाह का अनुमान है कि 21 सैनिकों को मारने में उन्हें 2 घंटे से भी कम समय लगेगा, क्योंकि उनकी सेना में करीब 10,000 लोग हैं। ईशर की सेना को हराने के बाद वे बाकी 2 किलों की तरफ बढ़ेंगे और उन पर भी कब्जा कर लेंगे। कहीं और इशार को बताया जाता है कि पास के एक अफगान गांव से उनका मुखबिर पिछले 2 हफ्तों से गायब है। यह सोचकर कि कुछ गड़बड़ है, इशार और लाल उक्त गांव जांच करने जाते हैं। वे गांव को औरतों, बच्चों और बुजुर्गों से भरा पाते हैं, लेकिन कोई जवान मर्द नहीं। इसके अलावा मस्जिद बनाने की जिम्मेदारी भी गांव के बुजुर्गों और औरतों पर है। जिस दिन किले में वापस आकर ईशर ने खुलासा किया कि वो गांव वालों को मस्जिद बनाने में मदद करना चाहता है। ज्यादातर सिपाही इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनका धर्म इस्लाम से नहीं मिलता था। फिर भी ईशर अपने दम पर निकल पड़ा और गांव वालों की मदद करने लगा। दोपहर में एक बच्चा लगभग गिरती हुई छत के नीचे मारा जाता। इशार उसे बचाता है और बदले में उसके साथी जो मदद के लिए आए हैं उसे बचाते हैं। कुछ दिनों के अंत तक वे मस्जिद का काम पूरा कर लेते हैं और एक बूढ़ी औरत उन्हें एक एक बादाम खिलाती है। एक सैनिक बादाम को एक कीमती निशानी के रूप में रख लेता है, क्योंकि यह उसे अपनी माँ की याद दिलाता है, और सच कहे तो यह उसकी भूख तो नहीं मिटा सकता। अगले दृश्य में सैनिक अपनी पोस्ट पर होते हैं जब उन्हें पड़ोसी किले से एक संदेश मिलता है जो उन्हें सतर्क रहने के लिए कहता है, क्योंकि अफगान सैनिक उन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। इशार अपने मोनोक्यूलर से दूर के पहाड़ को देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। जैसे ही वे इसे झूठी चेतावनी समझकर छोड़ने ही वाले होते हैं, युद्ध के ढोल की आवाज गूंज उठती है। पहले 1, फिर 100 और फिर हजारों दिखाई देने लगते हैं। भीड़ सिदुला के लिए रास्ता बनाती है, जिसने उस औरत को पकड़ रखा है जिसे इशार ने एक बार बचाया था युद्ध की घोषणा करने के लिए। जायदुल्ला उसका सिर काट देता है और भीड़ खुशी से चिल्लाती है। इसके बाद
ईशार को लैंपपोस्ट के जरिए उसके ऊपर वालों से एक चिट्ठी मिलती है। वह सैनिकों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें पीछे हटने और अपनी जान बचाने का आदेश मिला है। एक जोर की हंसी ईशार की बात काट देती है जब वह सैनिक, जो कभी मुस्कुराता नहीं था, खुलकर हंसने लगता है। वो और बाकी लोगों को यह मजेदार लगता है कि अंग्रेजों को लगता है कि सिख डरपोकों की तरह भाग जाएंगे। ईशर उनकी भावनाओं को समझता है, लेकिन उनसे फिर से सोचने को कहता है, क्योंकि अगर उन्होंने लड़ाई चुनी तो उनकी मौत निश्चित है। चंदा, जिसे ईशर कभी पसंद नहीं था, उस पर उनकी हिम्मत तोड़ने और युद्ध के मैदान में जाने से डरने का आरोप लगाता है। जवाब में ईशर एक कमरे में जाता है और केसरिया पगड़ी पहनकर बाहर आता है, जो साहस का प्रतीक है। वह युद्ध का ढोल बजाता है और पहरे दुश्मन को मारकर लड़ाई की शुरुआत करता है। सभी अपनी अपनी जगह ले लेते हैं, सिवाय 19 साल के गुरमक के, जो खोया हुआ सा लगता है। वह ईशर से पूछता है कि उसने टुकड़ी से झूठ क्यों बोला, ये कहकर कि उच्च अधिकारी चाहते थे कि वे भाग जाएं, जबकि असली आदेश लड़ने का था। ईशर समझाता है कि सैनिकों को चुनाव देकर यह साबित होता है कि वे कायर नहीं है, जैसा कि लॉरेंस ने एक बार कहा था। फिर वह बावर्ची को हुक्म देता है कि सभी घायलों को पानी बांटो, चाहे वे दुश्मन ही क्यों न हो। गोलीबारी शुरू होती है और गोलियों की आवाज के बाद सिख सैनिकों पर एक बम फेंका जाता है। एक आदमी किले से उड़कर गिरता है, लेकिन मरने से पहले एक साथी उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वे दुश्मन के सबसे अच्छे निशानेबाज का निशाना बनते हैं, जो एक चट्टान के पीछे छुपा होता है। इशार के गोली चलाने से पहले ही वहां पहुंच जाता है और उसे ढेर कर देता है। सुरक्षित अंदर पहुंचने के बाद इशार गुरमक को उस आदमी को गोली न मारने के लिए डांटता है जिसने विस्फोटक फेंका था। गुरमक जवाब देता है कि उसने कभी किसी को नहीं मारा और वह दुश्मन सैनिकों से डरता है। इशार उसे और समय बर्बाद न करने का आदेश देता है। उसे लैंप पोस्ट ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, जहां से उसे लगातार दूसरे किलों को अपडेट भेजने होते हैं। जब ईशर अपनी जगह पर वापस आता है तो दुश्मन फौजें पीछे हटने लगती हैं। सईदुल्लाह और कबीले के सरदार एक सफ़ेद झंडे के साथ आगे आते हैं, उससे बात करने की गुजारिश करते रहे। दोनों पक्षों के नेता मिलते हैं और ईशर तुरंत सईदुल्लाह को पहचान लेता रहे। वह पूछता है कि क्या सईदुल्लाह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है या फिर वह बेबस औरतों को मारने में ही माहिर है, जबकि कबीले के सरदार शांत रहते हैं। सईदुल्लाह गुस्से में जलने लगता है और उसी दिन बाद में ईशर की पगड़ी पर पैर रखने की धमकी देता है। 2 सिख सैनिक 2 अफगान कैदियों को सौंप देते हैं जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। ईशर दावा करता है कि वो लोगों को जो सरेंडर कर देते हैं मारते नहीं, लेकिन पता चलता है कि कैदी तो बस चारा थे। जैसे ही उनके चेहरों से कपड़ा हटाया जाता है, एक धमाका होता है और कई अफगान सैनिक मारे जाते हैं। लड़ाई जारी रहती है, लेकिन अब तक विरोधी किले की बाहरी दीवारों तक पहुंच चुके हैं। एक और सैनिक गोली लगने से मर जाता है, जबकि अफगान किले के दरवाजे पर जोर से पीटने लगते हैं। दरवाजे को तोड़ने से रोकने के लिए 3 सैनिक भेजे जाते हैं। इसी बीच ईशर उस निशानेबाज पर ध्यान केंद्रित करता है जिसने सैनिक को मार डाला था। वह बेहतर निशाना लगाने के लिए अपने मोनोकल को राइफल से बांधता है और एक ही गोली से उस आदमी को ढेर कर देता है। नीचे सैनिक तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि दुश्मनों की गोलियां खत्म नहीं हो जाती और फिर हमला करते हैं। वे कई को मारने में कामयाब होते हैं, लेकिन और दुश्मन आते रहते हैं। अचानक बोला नाम का एक सैनिक अपने जीवन के आखिरी पलों में गोली लगने से मारा जाता है। वो कहता है कि वो खुश है क्योंकि मौत सबको बराबर बना देती है और अब वो ऊपरी किले वालों से कम नहीं रहा। बाकी लोग उसके खून को रोकने की कोशिश करते हैं और एक साथी सिपाही तो अपनी पगड़ी भी देता है जख्म ढकने के लिए, लेकिन आखिर में बोला मर जाता है। जल्द ही उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो दुश्मनों को रोकने के लिए एक और तरकीब सोचते हैं। वो दरवाजा खोल देते हैं, ऐसा दिखाते हुए कि उन्होंने हार मान ली है, और फिर बाहर के सैनिकों पर हमला कर देते हैं। भले ही वो कम है, 100 के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत बहादुरी दिखाते हैं और जितने मार सकते हैं मार देते हैं। अपनी आखिरी सांस के साथ लाल बचे हुए एकमात्र सैनिक से अंदर भागने और दरवाजा बंद करने को कहता है। वैसा ही करता है, लेकिन मरने से पहले बुरी तरह घायल हो जाता है। वो बोला कि लाश के बगल में बैठकर उस चुटकुले को दोहराता है जिससे उसे नफरत थी। बाहर लाओ अपनी बेटी के हाथ के निशान वाली तस्वीर को देखते हुए मर जाता है। इस बीच
दीवार के नीचे कई लाशें जमा हो चुकी है। अफगान लाशों और रस्सियों का इस्तेमाल कर किले पर चढ़ने लगते हैं। पहले कुछ आदमी हार जाते हैं, लेकिन फिर और चढ़ने और मारने लगते हैं। आखिरकार आखिरी साथी भी मर जाता है जब वह खुद को और अफगानों के एक समूह को दीवार से धकेल देता है, तो वह एक विस्फोटक भी फोड़ देता है। अपनी मौत से ठीक पहले कईयों को मार देता है। अब 21 सैनिकों में से सिर्फ ईशर गुरबुक और चंदा बचे हैं। ईशर उन्हें लैंप पोस्ट पर ऊपर रुकने का आदेश देता है, जबकि वह खुद पूरी सेना से लड़ता है। दुश्मन आखिरकार किले में घुस जाता है और उनका नेता उनसे स्वागत करता है। पहला व्यक्ति जो उस पर हमला करता है, उसका पेट चीर दिया जाता है, जिससे उसके पीछे के लोगों में खलबली मच जाती है। ईशर गिर जाता है, लेकिन एक जानवर की तरह लड़ता है। दुश्मनों के झुंड के खिलाफ कई मिनट तक मैदान में डटा रहता है। अचानक वह रुक जाता है जब उसे पता चलता है कि जिस आदमी को वह मारने वाला है, वह एक छोटा लड़का है। किसी ने उसके कंधे में गोली मार दी, जिससे वह कमजोर हो गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। चंदा भी उसकी लड़ाई में शामिल हो जाता है और उसके शरीर में कई चाकू घुस जाने से वह मारा जाता है। विनिशार के पास कोई हथियार नहीं है। वह पत्थरों से लड़ता है, लेकिन आखिरकार हार जाता है। वह लड़का जिसे उसमें पहले नहीं मारा था, वही उसे आखिरी वार करता है। सईदुल्लाह किले के अंदर पहुंचता है और उस बेचारे रसोइये को मार देता है। हालांकि वह अफगान सैनिकों को पानी पिला रहा होता है। फिर वह अपनी बची खुची ताकत से इशार की पगड़ी उतारने की कोशिश करता है। इशार सईदुल्लाह के गले में चाकू घुसा देता है और उसे मार देता है। अंधेरा होने वाला है और दूसरे किलों ने शायद अब तक बैकअप के लिए बुला लिया होगा। सैनिक अपनी मौत के बाद भी मिशन पूरा करने में कामयाब रहे। एक जनजाति नेता हर किसी को इशार की पगड़ी से दूर रहने का आदेश देता है। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर वह चला जाता है, लेकिन दूसरा नेता अभी भी एक सिख को दर्द में रोते हुए सुनना चाहता है। उन्होंने लैंप पोस्ट में आग लगा दी। इकलौते बचे सदस्य जरमक के रोने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस बहादुर किशोर ने बाहर दौड़कर सिखों का युद्ध नारा लगाया। फिर उसने नेता को पकड़ लिया और अपने शरीर पर लगे ग्रेनेड को सक्रिय कर दिया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ और कई लोग मारे गए। अंत में बचे हुए अफगानों ने किले को लूट लिया और उसमें आग लगा दी। उसके बाद ब्रिटिश संसद ने शहीदों को ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया, जो एक भारतीय सैनिक को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार था। 2 गुरुद्वारे बहादुर सैनिकों की याद में बनाए गए हैं, जहां हर साल कई पर्यटक आते हैं। मैं पूरे हफ्ते से स्लो इंटरनेट कनेक्शन की शिकायत कर रहा हूं। इस तरह की कहानी वाकई चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करती है। नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।